दिलीप गोयल साहब, एक चीज जरा आपसे समझ लें, क्योंकि आप गुजरात से आप हैं। ये देखिए, जो 80 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, इन लोगों को राशन मिल रहा है। ये कोई ये नहीं है कि इस प्रदेश में नहीं, ये गरीबी हर जगह है। हमारे आपके हर किसी भी प्रदेश में, मैं सबसे उन्नत प्रदेश है वहां पे भी गरीबी है, और वहां पे भी ये पैसा, ये अनाज जा रहा है। जब जब बीजेपी सरकार अपनी कोई भी नीति बनाती है और कहती है कि सबके लिए समाधान, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है या स्टेट गवर्नमेंट है। मैं एक चीज और आपको दिलीप जी बता दूं, वो स्टेटमेंट आया है वहां के जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं कर्नाटक के। अब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा था कि वो राइस देगी, अब वो पैसा देने की काम कर रही है, उसको तो राइस ही देना चाहिए। तो ये बात फंसाने की सिर्फ है। मतलब अरे भाई, तुम्हारी केंद्र सरकार, तुम राइस दे नहीं रहे हो, अब वो अगर पैसा दे रहे हैं तो कह रहे हो नहीं, अब आप राइस दीजिए, ये पोल प्रॉमिस से आप बाहर हट रहे हैं। मैं थोड़ा इस पे करूंगा, ये वाक युद्ध से आम आदमी तो पिस रहा है ना, इसमें तो गोयल साहब। और एक थोड़ी छोटी टिप्पणी, राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा भी। हमारे जो पहले गेस्ट थे उन्होंने आंकड़ों के जरिए बहुत अच्छी तरह से पूरी सिचुएशन समझा दी। इसका मतलब यही है, दे सकते हैं राज्यों को, और राज्य मांगते हैं तो उसको देना चाहिए। कोई हमारे पास सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वामी जी ने बताया कि मैसेज क्या है, तो मैसेज पॉलिटिकल मैसेज है, और मैं पॉलिटिकल मैसेज की बात करूंगा, क्योंकि अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, और राज्य मांगते हैं तो उनको देना चाहिए। वो नहीं दे रहे क्योंकि उसके पीछे जो पॉलिटिक्स है, और वो जो पॉलिटिक्स के पीछे का जो मैसेज है वो मैसेज देने की कोशिश है। वो मैसेज क्या है? आपने हमको नहीं जिताया, अब आप भुगतिए, आपको नहीं मिलेगा। आप हमें जिताते तो हम दे देंगे। गुजरात के संदर्भ से बात करेंगे, यहां जब कांग्रेस में से किसी को लिया जाता था, वहां से तोड़ के एमएलए को लेके आएंगे, फिर एक मैसेज दिया जाता था, स्पष्ट शब्दों में दिया जाता था, शब्दों की भी कोई मर्यादा नहीं रखते थे और कुछ छुपाते नहीं थे। वो कहते थे अब आपके विस्तार में काम होगा। इसका मतलब अगर आप सत्ता में बैठे हैं और विपक्ष का एमएलए जहां से जीत के आया है, वो विस्तार में हम काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट तरीके से कबूल कर रहे हैं, अब हम काम करेंगे, अब तक हम काम नहीं कर रहे थे, ये मैसेज उसमें से जा रहा था। ये क्या संभव है लोकशाही में? एक बार आपकी सरकार बन गई, फिर सरकार आपकी पूरी है, पूरे राज्य की है, सब जगह आपको इक्वली काम करना, नहीं तो नहीं होता। तो ये मैसेज दिया जाता है कि हमें पसंद करो, हमें वोट दो तो सब कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वही एक जो पॉलिटिकल मैसेज है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ कर्नाटक में नहीं, कई जगह ये हो रहा है, जहां भी कांग्रेस हो या और भी जो प्रादेशिक पार्टी है, उन्होंने कुछ सीधा देने की कोशिश की तो उनसे बहुत परेशानी हो रही है भारतीय जनता पक्ष को, और उसको न जाने क्या क्या शब्दों में कहा जाता है कि रेवड़ियां बांट दी जाती है वगैरह। लेकिन आप देखिए, 80 करोड़ को अगर आप अनाज दे रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी का ना करें। तो ये कर्नाटक में जो हो रहा है वो स्पष्ट तरीके से पॉलिटिकल मैसेजिंग है। आप हमारे साथ रहो तो सब कुछ मिलेगा, अगर हमारे साथ नहीं तो आप हमारे खिलाफ हो, हमारे दुश्मन हो। ये जो मैसेजिंग है वो सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हार जीत चलती रहती है, कई बार आप जीतोगे, कई बार आप चले जाओगे, और एक बार सत्ता में आओ, सबके लिए काम करना, ये नहीं हो रहा है। गुजरात में तो मैंने जैसे कहा बहुत स्पष्ट तरीके से कहा जाता है। तो मैं तो यहाँ गुजरात के डिबेट में कहता हूं तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता जवाब नहीं दे, मैं ये कहता हूं ठीक है चलो भाई, आप तो आप कांग्रेस को नुकसान हो इस तरह का ही पॉलिटिक्स करोगे, लेकिन आप ये सोचो जहां आपका एमएलए हार गया, वो एरिया में, वो मत विस्तार में भी आपको तो बहुत सारे लोगों ने वोट दिए थे। 2 लाख का वोटर्स है, अगर उसमें से 50% हुआ तो आपको कम से कम 50 से 60 हजार लोगों ने तो वोट दिया। अब आपने जो 50-60 हजार लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उसको भी नुकसान कर रहे हो। कर्नाटक में अगर सरकार ये अनाज बांटती तो क्या वो भेदभाव करती कि हमको जो वोट, हमें जिसको वोट दिया उसे ही अनाज मिलेगा? वो तो सबको देने वाली। इसका मतलब जो भी थोड़े बहुत गरीब लोग हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उनको भी नहीं मिलेगा। तो ये वो वाला मैसेजिंग है, पॉलिटिकल मैसेजिंग, हमारे साथ रहो नहीं तो नहीं है। मणिपुर में शायद वही हो रहा है, मणिपुर में भी वही मैसेज है, हमारे साथ जो है उनको हम साथ देंगे,
और हमारे साथ जो नहीं है उसके लिए मुश्किल पैदा होगी, मुश्किल स्थिति उसके साथ होगी। और हमने पहले भी ये कह चुके हैं, जातियों के बीच, समुदाय के बीच भारत में कई बार घर्षण होता रहा है, संघर्ष होता रहा है, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की भी कोशिश होती रहती है, लेकिन एक मर्यादा होती है। जब हिंसा बढ़ जाए तब जो भी सरकार हो, उन्होंने कोशिश की है कि अब हिंसा को रोका जाए, अपने पॉलिटिक्स को भूल जाओ, अपने को अगर नुकसान भी होता है फिर भी हिंसा को रोकना है। ये सरकार का कर्तव्य है, आपका धर्म है जो सरकार में बैठे हैं, कि अगर आपको खुद को भी नुकसान हो रहा है, आपकी जो वोट बैंक है वहां आपको अगर नुकसान हो रहा है, फिर भी आपको हिंसा रोकना है और देश की अखंडता के लिए जो भी कुछ करना चाहिए वो करना चाहिए। वो मणिपुर में नहीं हो रहा है और वो लोगों ने देखा। मुझे लगता है पहली बार महिलाएं बाहर आई ऐसा नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले भी एक बार न्यूज देखा था, मणिपुर में सभी समुदाय की महिलाएं रोड पे आई थी, दोनों तरफ खड़ी रही थी, वो शांति से खड़ी रही थी। वो ये कह रहे ये हिंसा बंद करो, जो भी पार्टियां है, जिसका भी वोट बैंक है, जिसको जिसके साथ जाना हो जाए, लेकिन हिंसा नहीं होने चाहिए। हमारा पूरा संसार, हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। शायद वही मैसेज आज फिर से गया है। अगर सत्ता में बैठी, राज्य में जो सत्ता में बैठे वो कुछ नहीं कर रहे, केंद्र में जो सत्ता में बैठे वो भी कुछ नहीं कर रहे मणिपुर के लिए, तो फिर मणिपुर के लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने शायद ये मैसेज दिया है कि हमें और कहीं दृष्टि करनी पड़ेगी। हमें ये राहुल गांधी हो या कोई भी हो, प्रादेशिक पक्ष भी हो सकता है और कोई ओपोजिशन लीडर भी हो सकता है, जो भी यहाँ आके ये कोशिश करे कि शांति के लिए प्रयास करे, उसको समर्थन दे। इनका मतलब ये है मणिपुर के सभी समुदाय के लोग ये चाहते हैं कि शांति के लिए सरकार सक्रिय हो, नहीं हो रहा। वो मैसेज फिर से आज एक बार हमने मणिपुर के उनके जो जहां भी ये रैली हुई वो रास्ते पे हमने मैसेज फिर से एक बार देखा है। जी दिलीप जी, चलते चलते एक चीज आपसे, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से मोदी जी घूम रहे हैं, मोदी जी तो अब चुनावी मोड में हरदम रहते हैं, कल से चुनाव भोपाल में जाके मध्य प्रदेश का चुनाव, आपको क्या लग रहा है कि ये जो भी काम हो रहा है इस समय, ये 2024 का एजेंडा धीरे धीरे सेट होता जा रहा है और मोदी जी की तरफ से बहुत कोशिश है कि वो हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान हो, क्योंकि अब वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात भी लोग करने लगे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्षी पार्टी जो भी कर रही हैं, इस बार का इलेक्शन शायद गरीबी पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे लड़ा जाएगा शायद? दिलीप जी। हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि विपक्ष अगर चेहरे में ना पड़े, विपक्ष अगर कोई थोड़े कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ले और हमें बीजेपी के साथ में फाइट करना है, ये मुद्दा बना के चले, और उसमें मुद्दे हमारे क्या है जिसमें आपने बताया महंगाई, बेरोजगारी और बाकी सब चीजें, उसको जोड़ ले और मुद्दों पे लड़ने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। चेहरों में नहीं जाना है, वो कह रहे कि ये गठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है, उस बातों में नहीं जाना है, एलिगेशन लगते उस बातों में नहीं जाना। अगर विपक्ष ये करे कि हमें एकजुट होकर फाइट करना है, ये हमारे 5 या 7 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इसमें बेरोजगारी, रोजगारी आ जाती। मुझे लगता है महंगाई के बजाय रोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा हो जाए, अगर उसको सही ढंग से पेश किया जाए तो और उस पे ही अगर कंसंट्रेशन किया जाए तो मुझे लगता है 2024 का इलेक्शन मुद्दों पे आ जाएगा, चेहरा साइड में रह जाएगा, शायद विचारधारा भी साइड में रह जाएगी। मुझे ये भी लगता है कि थोड़ी विचारधारा के उस पे पर भी थोड़े जोर देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी हटके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप विचारधारा में भी ना पड़े। आपने जो बताया 3 या 4 या 5 मुद्दे जो लोगों को सीधे स्पर्श कर रहा है, हम उन पे काम करना चाहते हैं, यही मुद्दा पकड़ के अगर विपक्ष चले तो मुझे लगता है मुद्दों पे शायद इलेक्शन हो जाए, और हो जाए तो हमें तो बहुत खुशी होगी। कई सालों के बाद, कई चुनाव के बाद शायद पहली बार फिर से एक बार मुद्दे पे चुनाव हो जाएगा, जो हमारी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है।